जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यह प्रश्न एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। और जो भी इस चैनल पर नया हो वह चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे उसे आने वाली वीडियोस प्राप्त हो सके। हमारा प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो भारतेंदु के अनुसार गोपाल चंद्र कृत नहुस नाटक प्रथम मौलिक नाटक है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि हिंदी नाटक के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? हिंदी नाटक के विकास को उनके 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा संक्रांति युग, तीसरा प्रसाद युग, चौथा है प्रसादोत्तर युग या नवयुग। प्रसादोत्तर युग को नवयुग भी कहा जाता है। तो हिंदी नाटक के विकास के कुल 4 कालों में बांटा गया है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा संक्रांति युग, तीसरा प्रसाद युग और चौथा प्रसादोत्तर युग या नवयुग कहलाता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारतेंदु युगीन नाटककारों के नाम लिखिए। अर्थात भारतेंदु युगीन जो नाटककार हैं उनके क्या क्या नाम हैं? भारतेंदु जी के समय में कौन कौन से नाटककार थे? पहले थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, ये 3 हुए। उसके बाद आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि। ये सब भारतेंदु युगीन नाटककार हैं। कौन कौन से भारतेंदु युगीन हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतेंदु युगीन नाटकों की विशेषताएं क्या थीं? अर्थात भारतेंदु जी के समय में जो नाटक लिखे गए थे उनकी क्या विशेषताएं थीं? उनकी विशेषताएं हम जानेंगे। पहली यह थी कि राष्ट्रीय भावना का समावेश था। उन नाटकों में राष्ट्र हित की भावना थी। लोगों के मन में राष्ट्र की भावना उस समय के नाटकों में दिखती थी। दूसरा है सांस्कृतिक जागरण का संदेश था। तीसरा समाज सुधार की भावना थी। नाटकों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता एवं कलात्मकता की कमी थी। हास्य व्यंग्य जो थे बहुत अधिक थे उस समय के नाटकों में, लेकिन कलात्मकता की कमी थी। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसाद युगीन नाटकों की विशेषताएं बताइए। प्रसाद युगीन नाटकों की विशेषताएं हम जानेंगे। राष्ट्रीय भावना का स्वर मुखर था, उसमें प्रसाद युग में भी राष्ट्रीय भावना का स्वर मुखर था। दूसरा हम जानेंगे सांस्कृतिक चेतना का उद्बुद्ध किया गया था। इसमें सांस्कृतिक के प्रति लोगों के चेतना को उद्बुद्ध जगाया गया था। अगला हमारा ऐतिहासिक चरित्रों को अपनाया गया था और मौलिक नाटकों की बहुलता थी। प्रसाद युग के नाटकों में मौलिक नाटकों की बहुलता थी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतेंदु युग में से पूर्व किन्हीं 3 कहानियों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग जब आया, अर्थात भारतेंदु जी का जो युग था उसके पहले जो लिखी गई 3 कहानियां हैं उनका नाम हमें बताना है। यह जो कहानियां इसमें बताई गई हैं बहुत भी फेमस भी हैं। आपसे ऑप्शनल में सीधे सीधे पूछ सकता है कि लल्लू लाल कृत मतलब लल्लू लाल जी द्वारा लिखित कौन सी कहानी है? प्रेम सागर। पहला क्या हो गया हमारा? प्रेम सागर जो कि लल्लू लाल जी ने लिखा है। दूसरा नासिकेतोपाख्यान जो कि सदल मिश्र द्वारा लिखा गया है। तीसरा है रानी केतकी की कहानी जो सैयद इंसाअल्लाह खां द्वारा लिखा गया है। कौन कौन सी कहानी हो गई? प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी। प्रेम सागर किसने लिखा है? लल्लू लाल जी ने लिखा है। और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी ने लिखा है। और रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां जी ने लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन नाटककारों अर्थात कहानीकारों, इसमें दिया है भारतेंदु युगीन कहानीकारों के नाम लिखिए। अर्थात वही प्रश्न है कि भारतेंदु युग के समय में, भारतेंदु जी के समय में कौन कौन से कहानीकार थे? एक स्वयं भारतेंदु जी लिखते थे, दूसरे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और किशोरी लाल गोस्वामी। ये सब भारतेंदु युगीन नाटककार तो ऊपर हमने बताया, और ये सब है कहानीकार। अगला प्रश्न हमारा है, द्विवेदी युगीन कहानी एवं कहानीकारों का नाम लिखिए। द्विवेदी युग में जो कहानियाँ लिखी गई थी उनके नाम और कौन लिखा था इसको हमको बताना है। किशोरी लाल गोस्वामी जिन्होंने इंदुमती लिखी थी,
रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय लिखा था और बंग महिला द्वारा लिखित दुलाई वाली कहानी थी। बंग महिला ने क्या लिखा था? लिखित दुलाई वाली कहानी। और वृंदावन लाल वर्मा जी का राखी बंध आदि ये सब चर्चित कहानी है। कौन कौन सी? इंदुमती किसने लिखी? किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। 11 वर्ष का समय किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। और बंग महिला द्वारा लिखा गया है दुलाई वाली। और राखी बंध वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन से हैं? जो प्रथम करके आ जाए कि प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम कहानी कौन सा है, प्रथम उपन्यास कौन सा है, ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक एक नंबर कोई भी प्रश्न इसमें से आ सकता है और आपका एक नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम क्या है हम जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास द्वारा कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है। किसके द्वारा लिखित? लाला श्रीनिवास जी द्वारा लिखित कौन सी उपन्यास? परीक्षा गुरु। और किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह माना है कि परीक्षा गुरु जो कहानी वह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वह हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इसे लिखा किसने है? लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन उपन्यासों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग में कौन कौन से उपन्यास थे? देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखित चंद्रकांता संतति, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा रहस्य कथा और नूतन ब्रह्मचारी द्वारा 100 अजान एक सुजान एवं राधा कृष्ण दास द्वारा अद्भुत लाश और गुप्तोचर, ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस उपन्यास हैं। कौन कौन सा? चंद्रकांता संतति जो कि किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये सब किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। राधा कृष्ण द्वारा लिखा गया है अद्भुत लाश और गुप्तचर, ये सब भारतेंदु युगीन उपन्यास हैं। हम अगला प्रश्न अपना देखेंगे कि आलोचना को परिभाषित कीजिए। आलोचना क्या होती है हमें इसको बताना है। आलोचना साहित्य कलाओं से संबद्ध कलाकृतियों के गुण एवं मूल्यों के निर्णय की कला है। आलोचना क्या है? साहित्य ललित कलाओं से संबद्ध कलाकृति के गुणों एवं मूल्यों के निर्णय की कला है। इसमें तत्संबंधी निर्णय और उसकी अभिव्यक्ति दोनों ही निहित होती है। किसी की बारे में अच्छाइयाँ बताना और बुराइयां बताना, दोनों बताना आलोचना दोनों ही कहलाता है। जैसे आप अभी तक जानते होंगे कि किसी की बुराई करना ही आलोचना होता है, लेकिन अगर आप किसी की अच्छाई भी बताते हैं तो वह भी आलोचना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी के किन्हीं 4 आलोचकों के नाम लिखिए। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कौन कौन से आलोचक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र, ये सब प्रमुख आलोचक में गिने जाते हैं। यात्रा क्या है? यात्रा एक वास्तविक अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया है। अगर हम यात्रा करते हैं, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होगा कि हम अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह हमारी यात्रा कहलाती है। अगला प्रश्न है संस्मरण क्या है? संस्मरण में लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है और उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियाँ और संवेदना भी रहती हैं। जो लेखक होता है संस्मरण का, वह जो स्वयं से अनुभव करता है उसी का वर्णन करता है और उस वर्णन में उसकी स्वयं की अनुभूतियाँ और संवेदना भी रहती हैं, वह संस्मरण कहलाता है। अब हम संस्मरण की 2 विशेषताओं को जानेंगे। संस्मरण में स्मरणीय व्यक्ति, वस्तु तथा घटना के साथ अंतर्गतता अनिवार्य है। अर्थात जो संस्मरण लिख रहा हो वह जहाँ पे घटना घटी हो और जिस प्रकार घटी हो उस पे अंतर्गतता बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगला विशेषता क्या है? संस्मरण प्रायः महान और श्रद्धेय व्यक्तियों से संबंधित होता है।
अगर हम संस्मरण पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हम किसी छोटे मोटे आदमी की, राह चलते आदमी की पढ़ेंगे नहीं। अगर वह कोई फेमस आदमी है, महान और श्रद्धेय व्यक्ति है, उसका ही संस्मरण हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम उससे कुछ शिक्षा लेने चाहेंगे। उसके जीवन में जो घटनाएं घटी उससे हम शिक्षा लेना चाहेंगे, इसलिए उसके संस्मरण को हम पढ़ते हैं। रेखा चित्र की परिभाषा दीजिए या रेखा चित्र को परिभाषित कीजिए। ये दो प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। रेखा चित्र की परिभाषा दीजिए या रेखा चित्र को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हम जानेंगे। अपने संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्ति अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्म स्पर्शी स्वरूप को देखी सुनी या संकलित घटनाओं को पृष्ठ में इस प्रकार उभार कर रखना कि उसका हमारे हृदय पर एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए, रेखा चित्र या शब्द चित्र कहलाता है। हमारे संपर्क में आए हुए किसी भी व्यक्ति की संवेदना को जो जगा दे और सामान्य विशेषताओं से प्रतिनिधि चरित्र को जो जगा दे, इस प्रकार उभार कर रखना हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए, मतलब वो उसकी क्रियाकलाप जो हैं हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित कर दें, तो वह रेखा चित्र या शब्द चित्र कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहानी और रेखा चित्र में क्या अंतर है? कहानी एक गतिशील होती है जबकि रेखा चित्र गतिहीन होती है, अर्थात स्थिर होती है। यह सबसे बड़ा अंतर है कहानी और रेखा चित्र में। क्या कि कहानी जो होती है वह गतिशील होती है, लेकिन रेखा चित्र गतिहीन अर्थात स्थिर होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है? रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है? संस्मरण का शब्द देश, काल और पात्र तीनों से होता है। संस्मरण जो होता है हमारा, उसका संबंध देश, काल और पात्र तीनों से होता है, जबकि रेखा चित्र में प्रायः देश काल में संबंध नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि रेखा चित्र की विशेषताएं लिखिए। रेखा चित्र में वर्णन का विस्तार नहीं होता है और रेखा चित्र के आलंबन प्रायः समाज के सामान्य प्राणी होते हैं। यह हमारी विशेषता हो गई रेखा चित्र की। अगला हमारा प्रश्न है कि आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? आत्मकथा लेखक के जीवन का संबद्ध वर्णन है। आत्मकथा के द्वारा अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाया जाना संभव है। कोई भी महान व्यक्तित्व हो या कवि हो, वह अपना आत्मकथा स्वयं लिखता है, जिसमें वह अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और एक व्यापक पृष्ठभूमि में जीवन का महत्व दिखलाया जाना संभव होता है। वह अपने द्वारा अपने व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व बताता है। अगला प्रश्न है हमारा कि आत्मकथा की विशेषताएं लिखिए। आत्मकथा का चरित्र नायक लेखक स्वयं होता है। आत्मचरित्र जो होता है उसका जो लेखक होता है स्वयं लेखक होता है और वह नायक उस आत्मकथा का होता है। अगला हमारी विशेषता है कि आत्मकथा यथार्थ और प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित होती है। क्योंकि आत्मकथा वह स्वयं की आत्मकथा लिखता है तो हर एक जानकारी स्वयं के बारे में उसे होती है, जो कि एक प्रामाणिक और यथार्थ तथ्यों पर आधारित होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि हास्य व्यंग्य की दो विशेषताएं लिखिए। निबंध जैसी गद्य विधा जिसका पृथक अस्तित्व है। यह हास्य व्यंग्य की विशेषता है कि निबंध जैसी गद्य विधा जिसका एक पृथक अस्तित्व, निबंध जो है उसका एक अलग अस्तित्व है, हर एक चीज का अलग अस्तित्व है। अगला हमारा विशेषता है कि हास्य व्यंग्य का अद्भुत मिश्रण। जो हास्य व्यंग्य लिखे जाते हैं उसका मिश्रण एक अद्भुत तरीके से होता है। अब हम देखेंगे कि पंडित अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था। यह प्रश्न हमारा है कि पंडित अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? सन 1916 में। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि नागर जी ने कितने उपन्यास लिखे थे? तो उन्होंने लगभग 20 उपन्यास लिखे हुए थे। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस वीडियो इम्पोर्टेंट हिंदी की सीरीज़ की आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।